आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है और आपको सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी खुशियों को प्राप्त करें, आपका यह त्यौहार रंग और खुशियों से भरा हो। तो तो देर न करते हुए आज हम 2016 हिंदी टीजीटी के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। तो राहुल साकृत्यायन ने जो हिंदी का पहला कवि जो है वो सरहपा को माना है। किसको? राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना जाता है। इनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। सरहपा का समय 769 ईस्वी माना जाता है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। सरहपा के शिष्य लुइपा के गुरु थे। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि, पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। नंबर 2 देखते हैं कि किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो जो 5000 कवियों का जो विवरण दिया गया है, मिश्रबंधु ने, किसने? मिश्रबंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि दिए गए साहित्यकार में मिश्रबंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिश्रबंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी ये 3 भाई थे। मिश्रबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन जो है वो 4 भागों में हुआ था। प्रथम 3 भाग को 1913 में और चतुर्थ भाग को सन 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे। तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। गोरक्ष सिद्धांत में नव प्रवर्तकों के नाथों के जो हैं नाम गिनाए जाते हैं। तो इनसे भी संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव हैं। यह हठ साधना की योग साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छेंद्र नाथ को मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए जाते हैं। नंबर 1 नागार्जुन, नंबर 2 जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलय या अर्जुन को माना जाता है। जबकि 84 सिद्धों और 9 नाथों में जड़भरत, चरपट और जालंधर ये 84 सिद्धों और 9 नाथों दोनों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि महापुराण के रचनाकार कौन हैं। तो महापुराण के जो रचनाकार हैं वो पुष्पदंत को महापुराण का रचनाकार माना जाता है। पुष्पदंत जो है 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं और डॉक्टर भयाड़ी ने पुष्पदंत को भवभूति की उपाधि दी थी। और महापुराण में जो है 63 शलाकाओं का वर्णन किया गया है। पुष्पदंत को भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाका की जड़ कहा है और हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। किसने? शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाका की जड़ कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन संत कवि नहीं है। तो इनमें से कौन है जो संत कवि नहीं हैं। तो तुलसीदास जो है एक संत कवि नहीं है, जबकि कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास जो है वो संत कवि माने जाते हैं। जबकि तुलसीदास एक संत कवि नहीं है, जबकि यह राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र माना जाता है। तो राघव चेतन जो है वो पद्मावत का पात्र माना जाता है और पद्मावत जो है वो जायसी के द्वारा रचित मानी जाती है। मधुमालती के जो रचनाकार हैं वो मंजन को माना जाता है। मृगावती के कुतवन और चंदायान के जो रचनाकार मुल्ला दाऊद को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुतवन के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो कुतवन के द्वारा जो है मृगावती की रचना की जाती है। किसके द्वारा? कुतवन के द्वारा मृगावती की रचना की जाती है, जो कि 1501 ईस्वी में रचित है। मधुमालती के रचनाकार मंजन को माना जाता है। हंस जवाहिर जो है वो कासिम शाह के द्वारा 1731 में रचित है। चंदायान जो है मुल्ला दाऊद के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राम भक्ति शाखा में रसको उपासना का समावेश किसने किया है। राम भक्ति शाखा में रसको उपासना का समावेश किसने किया है। तो यह राम भक्ति शाखा में जो रसको उपासना का जो समावेशन किया है वो अग्रदास ने किया है। किसने? राम भक्ति शाखा में रस उपासना का जो समावेशन किया गया है वो अग्रदास के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है। मदनाष्टक के रचयिता का नाम जो है वो रहीमदास है। रहीमदास के द्वारा मदनाष्टक की रचना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर इस पेपर की हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे तो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आंसर ही बताते चलेंगे और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हें बताते चलेंगे। केशवदास को किस वर्ग में रखना समाचीन है। केशवदास को किस वर्ग में रखा समाचीन है। तो केशवदास जो है वो रीतिवर्ध कवि माने जाते हैं। केशवदास को अलंकारवादी कवि माना जाता है और सर्वांग निरूपक का प्रथम आचार्य जो है वो केशवदास को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित माना जाता है। श्री संप्रदाय मध्वाचार, मध्वाचार जो है द्वैतवाद से संबंधित माना जाता है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी से संबंधित माना जाता है, यह सही है। जबकि सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य से है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश से संबंधित माना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर रुद्र संप्रदाय जो है विष्णु स्वामी से संबंधित है। सनक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य माने जाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश को माना जाता है। गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो गौड़िया संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। वल्लभाचार्य जो है वो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मध्वाचार्य जो हैं वो द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। स्वामी हरिदास जो हैं वो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप में जो है वो कवियों की संख्या जो है वो 8 मानी जाती है, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य जो है विट्ठलनाथ के माने जाते हैं। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। प्रथम 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और अंतिम 4 जो हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। सूफी कवि नूर मोहम्मद की जो रचना है अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, ये दोनों जो हैं सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत कवि गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। 15 अप्रैल 1969 में ये तलवंडी में जो है इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रृंगार और बातलस रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार और बातलस्य का सम्राट जो है वो किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को श्रृंगार एवं बातलस रस का सम्राट कहा जाता है। श्रृंगार और बातलस रस का सम्राट कहने वाले जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह भी कहा है और नंददास को जड़िया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? भक्ति का जो प्रारंभ है वो दक्षिण भारत से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण भारत में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। कबीरदास का मत है कि भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है। तो ज्ञानदीप के जो रचयिता माने जाते हैं शेख नबी जो हैं वो ज्ञानदीप के रचयिता माने जाते हैं। मंजन जो है मधुमालती के रचनाकार मंजन माने जाते हैं। मृगावती के कुतुबन माने जाते हैं। शेख नबी के उसनव, चित्रावली के जो है उस्मान माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरदास के दृष्टिकूट पद जो हैं वो किस काव्य ग्रंथ में सम्मिलित हैं? तो साहित्य लहरी में जो है सूरदास के दृष्टिकूट पद शामिल माने जाते हैं और इसमें 118 दृष्टिकूट पद में सूरदास को बातलस्य का सम्राट कहा जाता है और उन्हें बातलस्य का सम्राट जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो अनेकार्थ मंजरी जो है वो केशवदास की नहीं है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता जो है वो केशवदास के द्वारा रचित मानी जाती हैं, जबकि अनेकार्थ मंजरी जो है वो नंददास की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि सूफी साधना के 4 पड़ावों में कौन सा नहीं है। तो सूफी साधना के जो 4 पड़ावों में जो है मलकत को नहीं माना जाता है, बल्कि शरीयत, तरीक़त, मारिफत है, जबकि मलकत को इसमें नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रसमंजरी किस कवि की कृति है। तो रसमंजरी जो है वो नंददास की कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भंवर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। भंवर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। तो भंवर गीत उपजीव्य का जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत पुराण को भंवर गीत का उपजीव्य ग्रंथ जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। विनय पत्रिका की जो रचना है वो किस भाषा में हुई है। तो विनय पत्रिका की जो रचना है वो ब्रज भाषा में हुई है, जो कि तुलसीदास के द्वारा की गई है। विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। इसमें 279 पद माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिवा बावनी के रचयिता का नाम है। शिवा बावनी के जो रचयिता का नाम जो है भूषण जो है वो शिवा बावनी के रचयिता का नाम माना जाता है। तो भूषण की उपाधि जो थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र सिंह ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। रामचंद्र शुक्ल ने वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि माना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं। कवित्त रत्नाकर के जो रचयिता हैं तो वह सेनापति को कवित्त रत्नाकर का रचयिता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो रीति काल का समय है वो 1700 से 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो रीति काल माना है। आदि काल को उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था, जिसका समय 1050 से 1300 ईस्वी माना है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल का है, जिसका समय 1375 से 17वीं तक माना है। उत्तर मध्यकाल को रीति काल का है, जिसका समय 17 से 19वीं तक माना है। और आधुनिक काल का जो समय है वो 1900 से 1984 तक माना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रीति काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है। तो रीति काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है। तो रीति काल में जो है श्रृंगार रस की जो है प्रधानता रही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से रीति काल का कौन सा कवि अपनी प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है। इनमें से रीति काल का कौन सा कवि जो है अपनी प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है। तो सेनापति जो हैं वो प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात कवि माने जाते हैं। ऋतु वर्णन तो इनके जैसे श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो सही है। तो इनमें से जो सही जोड़ा माना जाता है चिंतामणि जो है कि काव्य प्रकाश जो है वो चिंतामणि की रचना मानी जाती है, जबकि रस रहस्य जो है वो कुलपति जी की रचना मानी जाती है। अंग दर्पण जो रसलीन की रचना मानी जाती है। शिवा बावनी जो है वो भूषण की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि मृगावती के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो मृगावती के जो रचनाकार हैं, कुतवन जो हैं वो मृगावती के रचनाकार माने जाते हैं। मधुमालती जो हैं वो मंजन के रचनाकार माने जाते हैं। मुल्ला दाऊद जो हैं वो चंदायान के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। तो भारतेंदु युग का जो एक अन्य नाम माना जाता है तो वह पुनर्जागरण काल जो है वो भारतेंदु युग का अन्य नाम माना जाता है। देखते हैं कि नाम पुनर्जागरण काल जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं। तो इनमें से जो भारतेंदु युगीन जो लेखक माने जाते हैं, प्रताप नारायण मिश्र को भारतेंदु युगीन लेखक माना जाता है। भारतेंदु। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो प्रियप्रवास जो है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो कि 1914 में हरिऔध उपाध्याय जी के द्वारा रचित माना जाता है। यह जो है कृष्ण कथा से संबंधित महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रत्नाकर कृत ऊधव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। रत्नाकर कृत ऊधव शतक किस काव्य भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। तो ऊधव शतक जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता का कौन माने जाते हैं। तो पुष्प की अभिलाषा नामक जो प्रसिद्ध कविता के जो रचयिता हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वो पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की जो मीरा कहा जाता है वो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का जो राजकुमार कहा जाता है तो पंत को प्रकृति का राजकुमार व कल्पना का कवि कहा जाता है। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं हैं। तो इनमें से जो छायावादी कवि नहीं माने जाते हैं वो शिव मंगल सिंह सुमन को छायावादी कवि नहीं, जबकि यह प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। निराला पंत प्रसाद जो हैं यह छायावादी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। कामायनी में जो है वो 15 सर्ग माने जाते हैं। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित 1935 में एक महाकाव्य माना जाता है और इसमें 15 सर्ग माने जाते हैं, जिसमें पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग जो है वो आनंद को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य में इनमें से कौन है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें से जो हैं हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा रचित माना
जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन किस सन में हुआ था। तो तार सप्तक का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में, दूसरा सप्तक जो है 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो तीसरा सप्तक जो है वो 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि संशय की एक रात किस कवि की कृति मानी जाती है। तो संशय की एक रात जो है वो नरेश मेहता की जो कृति है वो मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया। सन 1975 के बाद की कविता को जो समकालीन कविता का जो है नाम दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी कृति अज्ञ की मानी जाती है। तो इनमें से जो अज्ञ की कृति मानी जाती है, हरी घास पर छड़बड़ जो है वो अज्ञ की कृति मानी जाती है। संसद से सड़क तक ये धूमिल की रचना है। मछली घर जो है विजय देव नारायण शाही की रचना है। साय में धूप जो है वो दुष्यंत कुमार की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है। कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है। तो कुआनो नदी जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति मानी जाती है। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाम, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कह कर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले, मेघ आदि जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है। तो इनमें से जो है कब तक पुकारूं उपन्यास जो है वो यशपाल का नहीं, जबकि यह राघव राघिया का माना जाता है। दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच जो है यशपाल के द्वारा रचित उपन्यास माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुझे चांद चाहिए किस विद्या की कृति है। तो मुझे चांद चाहिए जो है वो एक कहानी विद्या की मुझे तो चांद चाहिए जो है एक उपन्यास विद्या मानी जाती है जो कि सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सारा आकाश किसकी कृति मानी जाती है। तो सारा आकाश जो है वो राजेंद्र यादव की कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन हैं। तो आषाढ़ का एक दिन जो नामक नाटक के रचयिता जो मोहन राकेश को माना जाता है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे जो हैं ये मोहन राकेश के नाटक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। तो सुबह दोपहर शाम जो है वो कमलेश्वर की रचना मानी जाती है।
एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं। तो कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक जो हैं वो मनोहर श्याम जोशी को कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास का लेखक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। तो ध्रुव स्वामिनी में जो है नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। यह जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। तो इनमें से जो सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक जो लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक जो हैं वो लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो राग दरबारी नामक उपन्यास के जो लेखक हैं श्री लाल शुक्ल जो हैं वो राग दरबारी उपन्यास के लेखक जो हैं माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है। तो सचेतन कहानी का जो प्रवर्तक जो हैं महीप सिंह जो हैं वो सचेतन कहानी के प्रवर्तक जो हैं माने जाते हैं। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्णों को भी देखते हैं कि नया कहानी के जो प्रवर्तक हैं वो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जो हैं वो नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। जबकि कहानी के प्रवर्तक जो हैं गंगा प्रसाद विमल को माना जाता है। किसको? कहानी का प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल को माना जाता है। सहज कहानी का प्रवर्तक अमृत राय को माना जाता है। समानांतर कहानी का प्रवर्तक जो है वो कमलेश्वर को माना जाता है। सक्रिय कहानी का प्रवर्तक जो है वो राकेश वत्स्य को माना जाता है। नंबर 58 देते हैं, 8वां सर्ग किस विद्या की पुस्तक है। 8वां सर्ग किस विद्या की पुस्तक है। तो 8वां सर्ग जो है वो एक सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित एक नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेला आंचल के लेखक हैं। तो मेला आंचल के जो लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु जो हैं वो मेला आंचल के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कलम का सिपाही का लेखक कौन है। तो कलम के सिपाही का जो लेखक है वो अमृत राय जो है। कौन? अमृत राय जो है वो कलम के सिपाही का लेखक माना जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के 60 प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर टीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।